चलिए शुरू करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 21 मार्च के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा, एक एक फैक्ट आराम से देखिएगा। सारे की सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, फैक्ट हैं, तो नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। एप्लीकेशन पर आपके लिए दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो उन्हें कलेक्ट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और इसे आप नोट कीजिए। कालिंजर किले के आसपास के क्षेत्र को हाल ही में नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कालिंजर फोर्ट को आपने हिस्ट्री में काफी पढ़ा होगा। आपको पता है शेरशाह सूरी जो कि एक शासक था मध्यकालीन भारत में, कालिंजर के किले को जीतने के प्रयास में 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। इसको जीतने के क्रम में वो जो तोप चला रहा था उक्का नाम की, वो उसके हाथ में फट जाती है शेरशाह सूरी के, और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो कालिंजर के किले का इतिहास बहुत बड़ा है। हाल ही में कालिंजर के किले के आसपास का जो क्षेत्र है ना, जो रीजन है, उसे नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और कालिंजर का किला देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश राज्य में। आंसर हो जाएगा आंसर बी। उत्तर प्रदेश के पर्टिकुलर बांदा जिले में यह स्थित है। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कालिंजर किले के आसपास के रीजन को, क्षेत्र को नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। देखिए, साइट विंध्याचल माउंटेन रेंज में स्थित है। अगर हम यहां पर विस्तार देखते हैं तो ये जो किला है ना, विंध्याचल माउंटेन रेंज में आता है। और खजुराहो, चित्रकूट, इन तीनों को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाया जाएगा, एक टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो कालिंजर का किला भी आ जाएगा, चित्रकूट भी आ जाएगा, और खजुराहो, ये दो प्लेस है जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ये लगे हुए हैं यूपी की बाउंड्री से। तो इन तीनों को ही एक टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो याद रखिएगा, इस किले के अंदर नीलकंठ महादेव टेम्पल देखने को मिलता है। इस किले के अंदर बहुत ही फेमस टेम्पल है। इस टेम्पल को बनाया था एक चंदेल वंश के शासक जिनका नाम था परमार्दी देव। अगर हम किले का इतिहास देखें ना, तो किले को वैसे तो चेदी वंश के समय में शुरू किया गया था। चेदी वंश से इतिहास देखने को मिलता है। आगे चलकर सबसे ज्यादा निर्माण इस किले में चंदेल शासकों ने करवाया। ओके, तो ये इतिहास है इसका। अब नीलकंठ महादेव टेम्पल इस किले के अंदर सबसे फेमस टेम्पल है। ये किसने बनाया? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। और जिस चंदेल शासक ने निर्माण करवाया है उनका नाम है परमार्दी देव। तो इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। स्पेशलिटी देखें। अब बात आती है कि क्यों इस रीजन को नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अगर ये एक क्वेश्चन आता है तो देखिए, इस किले के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहां पर 2.5 बिलियन साल पुराने कुछ चट्टानें देखने को मिल जाती है जो कि बुंदेलखंड ग्रेनाइट है। और इसके अलावा ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन, मतलब 1.2 बिलियन, सॉरी मिलियन नहीं, बिलियन साल पुरानी कैमूर सैंडस्टोन भी यहां पर देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग टाइम पीरियड की जो ग्रेनाइट है या फिर जो सैंडस्टोन है, यहां पर अलग अलग टाइम पीरियड के इतिहास के देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति का क्रम है या फिर डेवलपमेंट का जो क्रम है, उसको समझने में भी आसपास के क्षेत्रों से मदद मिलती है। चट्टाने को, जो चट्टाने हैं ना, इनको देखकर जो साइंटिस्ट है वो समझ सकते हैं कि करोड़ों साल के पहले जो अर्थ थी, हमारी पृथ्वी थी, वो कैसी थी, कैसे बदलाव हुए, कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो ये इन चट्टानों के आधार पर पता किया जा सकता है। इसीलिए आसपास के क्षेत्र को संरक्षित किया जा सके, इसीलिए कालिंजर फोर्ट के आसपास के क्षेत्र को नेशनल जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। संरक्षित किया जाएगा, टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा और कंजर्वेशन का काम किया जाएगा। तो काफी फेमस रॉक्स यहां पर देखने को मिलते हैं, हिस्टोरिकल हेरिटेज है। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए इसको ये दर्जा दिया गया है। जियो हेरिटेज साइट के बारे में आपको समझ में आ गया। ऐसा कोई भी प्लेस जिसमें एक यूनिक जियोलॉजिकल फीचर होता है, ऐसे किसी भी प्लेस में, किसी भी जगह में अगर कोई यूनिक जियोलॉजिकल फीचर है जिससे अर्थ को समझने में मदद मिले,
पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझने में मदद मिले, तो रिसर्च के लिए और टूरिज्म के लिए किसी भी क्षेत्र को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया जा सकता है, जैसा कि अभी हमने कालिंजर फोर्ट के आसपास के क्षेत्र को किया है। तो इजी और प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है और टूरिज्म के लिए भी ऐसे क्षेत्रों को डेवलप किया जा सकता है। घोषित करने वाली संस्था कौन सी है? अच्छा, कालिंजर फोर्ट बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, सबसे फेमस मंदिर हो गया, और निर्माण मैंने आपको बता दिया, और शेरशाह सूरी के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसने ये घोषणा की है, एक्चुअल में एक साइंटिफिक एजेंसी है भारत सरकार की, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे करना, भारत में जो मिनरल रिसोर्सेस से इनकी खोज करना, ये सारे काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इस संस्था की स्थापना 1851 में हुई थी। वैसे हमने इसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत कार्य करता है ये, और असित साहा वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया? स्टॉकहोम की एक संस्था है, स्वीडन स्टॉकहोम की। स्टॉकहोम संस्था के द्वारा स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया जाता है। ये जो प्राइज है ना, एक्चुअल में जल संरक्षण के क्षेत्र का नोबेल कहलाता है, ये इसकी विशेषता है। हम संस्थान की बात करेंगे, लेकिन पहले हम आंसर ले लेते हैं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज की बात करें तो ये 2026 में कावेह मदानी को दिया गया है। कावेह मदानी ये ईरान से आते हैं, ईरान के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है कावेह मदानी। इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से हाल ही में सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज ऑफ वाटर या वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज कहा जाता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज को। 2026 के लिए कावेह मदानी को दिया गया। ईरान के एक साइंटिस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, वाटर कंजर्वेशन के लिए इनका जो प्रयास है, इसी क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया है। केवल 44 ईयर की एज है, सबसे यंग व्यक्ति जिन्हें यह अवार्ड दिया गया। मतलब अभी तक जितनों को भी अवार्ड मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, वो कहीं ना कहीं 44 की एज से ज्यादा थे। तो सबसे युवा व्यक्ति जिनको सबसे कम उम्र में इस प्राइज से सम्मानित किया गया। घोषणा यूनेस्को हेडक्वार्टर में की गई थी, जो कि पेरिस में स्थित है। अच्छा, अवार्ड कौन देता है? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन ये अवार्ड देता है। ये जो स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन है ना, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए ही काम करने वाली संस्था है, और यही अवार्ड देती है, जिसे कहा जाता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। अब अगर हम मदानी की बात करते हैं, जिनका अवार्ड मिला है, वर्तमान में ये यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, ये एक बॉडी, एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन का, इसके डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। और डायरेक्टर के रूप में काम करते हुए वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट, पॉलिसी डिप्लोमेसी और पब्लिक आउटरीच को जोड़ने के लिए इन्होंने जो भी काम किया है, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया। मदानी ने एक फिलोसॉफी दी है जो कि बहुत ही फेमस है, वाटर बैंकरप्सी। देखिए, इन्होंने एक ये चीज बताई कि जो जल संकट होता है ना, एक्चुअल में वो एक अस्थायी नहीं होता है। जल संकट जो है ना, वो एक तो क्रमबद्ध तरीके से होता है, जिससे वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं वो सूख जाते हैं, ग्राउंड वाटर जो होता है वो सूख जाता है। इस तरीके से ये अस्थायी नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म जो सिस्टमेटिक फेल्योर होता है किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी क्षेत्र का, उसको इंडिकेट करता है वाटर बैंकरप्सी। तो ये एक अवधारणा इन्होंने दी थी, एक ऐसी स्थिति जब पानी की कमी केवल टेम्पररी क्राइसिस नहीं होती है, बल्कि वक्त के साथ सस्टेनेबल तरीके से जब क्राइसिस बढ़ता जाता है ना, तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जब वहां पर पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और ये अस्थायी क्राइसिस नहीं है, स्थायी क्राइसिस होता है। तो ये वाटर बैंकरप्सी का इन्होंने दिया था एक फॉर्मूला या एक वर्ड इन्होंने दिया था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। स्टॉकहोम वाटर प्राइज नोबेल प्राइज ऑफ वाटर कहलाता है। 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी, और क्षेत्र आपको पता है, वाटर कंजर्वेशन के लिए किसी ने काम किया हो तो ऐसे किसी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। भीम पेमेंट ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? भीम पेमेंट ऐप है ना, डिजिटल पेमेंट ऐप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी।
वैसे महेंद्र सिंह धोनी झारखंड टूरिज्म को भी प्रमोट करते, क्योंकि ये झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी को भीम पेमेंट ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। काम क्या होगा? तो डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन को बढ़ावा देना, पूरे देश में डिजिटल पेमेंट के प्रति अवेयरनेस फैलाना और इसके अलावा जो यूजर्स हैं उनके ट्रस्ट को मजबूत करना, यह मुख्य उद्देश्य है एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का भीम पेमेंट ऐप या भीम यूपीआई का। भीम ऐप वर्तमान में 15 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेज में वर्क करता है ना, 15 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और लो कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी काम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। जहां पर इंटरनेट सेवाएं कमजोर है, ऐसे क्षेत्रों में भी भीम यूपीआई आराम से काम करता है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। डिजिटल पेमेंट ऐप है भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, या शॉर्ट में से कहा जाता है भीम एप्लीकेशन। डिजिटल पेमेंट करने के लिए, रिसीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 2016 में इसकी सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा देना, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना, इसे शुरू किए जाने का मुख्य उद्देश्य था। ब्रांड एम्बेसडर कौन? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व हिमनद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लास्ट ईयर ही इसको शुरू किया गया है, 2025 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्या है ये? वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर। तो देखिए 2025 में शुरू किया गया था। अब इस डेटा पे कंफ्यूजन, क्योंकि ये डेटा हर जगह मिलता नहीं है, ऐसी चीजें जल्दी डिटेक्ट नहीं होती है। तो आप हमारे करंट अफेयर के वन स्टॉप सोल्यूशन को ज्वाइन कर लेना। पैकेज को आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक दे दूंगा आपको 2025 और 2026 का अभी तक का और 2 साल पहले तक का करंट अफेयर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन में मिल जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। देखिए करंट अफेयर में बहुत जगह पर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, ई बुक की जरूरत पड़ती है, जहां पर आपको डेटा एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाए और आप उनको पढ़ सको। फॉर एग्जांपल पद्म अवार्ड आ गए, कोई ऑस्कर आ गए, और ऐसे जो बहुत बल्क में जो डेटा होता है ना, वो यहाँ पर डायरेक्ट याद नहीं होता है। तो आप वन स्टॉप सॉल्यूशन को ज्वाइन कर लो, ई बुक है हमारी, वहां से आपको सारा डेटा मिल जाएगा करंट अफेयर का। आपको 1.5 साल के करंट अफेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप 2026 के एंड तक आपको मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगी, आप मॉक टेस्ट लगा पाएंगे, पीडीएफ लगा, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएंगे, वन लाइनर मिल जाएंगे करंट अफेयर के। तो ये जो छोटी छोटे जो फैक्ट आते हैं ना करंट अफेयर के, जो पुराने भी होते हैं, वो आपके वहां पर कवर हो जाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए, एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन। चलिए हम यहां पर आते हैं। पहले अगर वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर की हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2025 में ही शुरू किया गया था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है और एग्जाम में 1.5-2 साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मनाया जाता है 21 मार्च को हर साल, वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर, विश्व हिमनद दिवस, या फिर इसे ग्लेशियर प्रिजर्वेशन डे भी कहा जाता है। तो विश्व हिमनद दिवस 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। शुरुआत इसकी लास्ट ईयर की गई है 2025 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2022 में एक प्रस्ताव के माध्यम से 2025 में एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन घोषित किया गया और इसी साल साथ ही साथ अनाउंस किया गया कि 2025 से ही वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर भी मनाया जाएगा 21 मार्च को। तो दो चीजें क्लियर होती है। अगर कभी क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन या ग्लेशियर प्रिजर्वेशन किस ईयर को यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया था, तो 2025 को। और वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर की शुरुआत भी कब की गई, तो 2025 में की गई। इजी, यहां पर यह क्लियर हो जाता है। 21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर के रूप में मान्यता भी दी गई। अब देखिए 2026 की थीम तो अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन पहला जो पिछले साल मनाया गया था वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर, उसकी थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, और इस साल थीम अभी आई नहीं है, तो पहला जो मनाया गया उसकी थीम याद कर लो। उद्देश्य क्या है? ग्लेशियर के प्रति लोगों को अवेयर करना कि भाई ग्लेशियर का ह्यूमन के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन लाइफ में ग्लेशियर कितना जरूरी है, और इनको अवेयर करना लोगों को, और इसके कंजर्वेशन के लिए देशों को, लोगों को अवेयर करना। यह उद्देश्य वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर को मनाए जाने का 21 मार्च को।
रिसेंटली कुछ डे जो हमने मनाए हैं या फिर जो हमने डिस्कस भी किए हैं और जो अदर हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर भी यहां पर नजर डाल लेना। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। एक वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये भी आज है 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ फॉरेस्ट, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। वर्ल्ड स्पैरो डे, ये 20 मार्च को मनाया जाता है, कल मनाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इसकी हमने बात की थी कल के सेशन में, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ये भी 20 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थीम रखी गई है अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी लाइफ। तो ये 20-21 मार्च के अदर डे हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, नजर डाल लेना इन पर, एक बार इनको पढ़ लेना। देखिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए संडे तक ईद की सेल रहेगी, तो आपको सभी कोर्सेस ईद पर अप टू 90% तक ऑफ में मिल जाएंगे। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिएगा, सारे कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में अभी के लिए आपको अवेलेबल है। काफी कम टाइम होता है जब हमारे आपके एप्लीकेशन पर ऐसी सेल लाई जाती है आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, तो आप चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। सारे कोर्सेस आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर काफी अच्छे डिस्काउंट पर अभी मिल जाएंगे। और इसके अलावा देखिए काफी सारी फ्री पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, चेकआउट कीजिए। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी ले लीजिएगा और अदर चीजों की पीडीएफ भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल है, तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूके द्वारा ऑनररी नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? ये एक उपाधि है, समझना है ना, एक उपाधि है, अवार्ड समझ लो, ऑनररी नाइटहुड। तो यूके की गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड या सम्मान हाल ही में दिया गया है एन चंद्रशेखरन को। किसको दिया गया? एन चंद्रशेखरन को। कौन है? तो एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम अगर किसी दूसरे देश के सिटीजन को यह अवार्ड देता है ना, तो वो इसलिए दिया जाता है, ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसने इंडिया यूके बिजनेस को बढ़ावा दिया हो, इंडिया यूके के बीच में बिजनेस रिलेशन को मजबूत किया हो, है ना, यूके में निवेश किया हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, तो ऐसे किसी नॉन यूके सिटीजन को अवार्ड दिया जा सकता है जिसे कहा जाता है ऑनररी नाइटहुड। यूके की गवर्नमेंट देती है हर साल ये, तो इस बार ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को दिया गया है, नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह अवार्ड दिया है। तो अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो यूके में सबसे बड़ी इंडियन एम्प्लॉयर्स में से एक है। काफी सारे यूके की सब्सिडरी टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है जो कि यूके में काम करती, 19 सब्सिडरीज है। तो इससे 70,000 से ज्यादा एम्प्लॉय इन सभी सब्सिडरीज में काम करते हैं। तो यूके में कितना रोजगार जनरेट करती है टाटा ग्रुप, इसीलिए एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑनररी नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। 2017 में ये टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए थे। ब्रिटेन में जो यह उपाधि है ना, एक्चुअल में जब ब्रिटेन के किसी नागरिक को यह अवार्ड दिया जाता है तो उसे कहा जाता है नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। किसी भी बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, पब्लिक सर्विसेज में योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो जब यूके में दिया जाता है यूके के सिटीजन को तो इसका नाम अलग होता है, लेकिन जब किसी नॉन यूके के सिटीजन को दिया जाता है, फॉरेन सिटीजन को, तो इसे कहा जाता है ऑनररी नाइटहुड की उपाधि। तो 2026 में यूके के द्वारा यह अवार्ड एन चंद्रशेखरन को दिया गया, टाटा सन्स के चेयरमैन। जनजाति कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने रीसा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? नाम क्या है? रीसा टाइमलेस ट्राइबल, एक प्रीमियम ब्रांड है जो कि जनजाति कार्य मंत्रालय ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का ये जो ब्रांड लेकर आई है ना, ये है जनजातियों के वस्त्र और उनके जो बुनाई प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट है, उनको प्रमोट किया जा सके ग्लोबल लेवल पर। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब इस ब्रांड को क्या नाम दिया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने? रीसा टाइमलेस ट्राइबल।
अब इसमें होगा क्या समझो, देखो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाएगा। ये नोडल एजेंसी है जो कि लागू करेगी, कंट्रोल करेगी, संचालित करेगी रिसा टाइमलेस ट्राइबल नाम के प्रीमियम ब्रांड को। यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत ही कार्य करती है। इस मिनिस्ट्री के अगर मिनिस्टर की बात करें तो ये जुआल ओराम है। तो इन्होंने नई दिल्ली में लॉन्च किया है रिसा टाइमलेस ट्राइबल को। देखिए ये जो प्रीमियम ब्रांड है ना, इसमें क्या होगा कि जो ट्राइबल टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, एम्ब्रॉयडरी है या फिर हैंडीक्राफ्ट है, इन सभी को प्रमोट किया जाएगा, ग्लोबल प्रीमियम मार्केट में प्रमोट किया जाएगा। सभी को ट्रेन किया जाएगा, जो भी इनके कारीगर हैं जनजातियों में जो कि कुछ वस्त्र से रिलेटेड बनाते हैं, उन सभी को ट्रेन किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। उनको अच्छा प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाएगा, जो भी वो लोकली बनाते हैं उसको ग्लोबल लेवल पर कैसे बिकेगा, इस ब्रांडिंग के साथ उनको बनाना सिखाया जाएगा, प्रशिक्षण किया जाएगा और फिर उनको लिस्ट किया जाएगा रिसा टाइमलेस ट्राइबल एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में। और इससे होगा ये कि भाई आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और जो आदिवासी समुदाय है उनकी इनकम को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा रिसा टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसे लॉन्च किया है। अब ये जो रिसा नाम आया ना, एक्चुअल में त्रिपुरा में एक ट्रेडिशनल हाथ से बुना हुआ एक स्टॉल होता है जो कि वहां की जनजाति बनाती है, एक स्टॉल होता है ओढ़ने का, इसका नाम रिसा है। त्रिपुरा में ये ट्रेडिशनल हाथ से बुना हुआ स्टॉल काफी फेमस है, तो रिसा के नाम से जाना जाता है और यहीं से इस ब्रांड का नाम भी निकल के आया। संचालित कौन करेगा? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत ये नेशनल लेवल पर काम करती है। जनजाति प्रोडक्ट को प्रमोट करना है ना, मार्केट में प्रमोट करना, उन्हें एक मार्केट देना, बाजार में उनके जो प्रोडक्ट उनको सही वैल्यू पर बिकवाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना, यह काम करता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत यह कार्य करता है। आगे बढ़ें। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028, इसकी मेजबानी करेगा इंडिया 2028 में। देखिए ये जो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ना, इसका आयोजन वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल के द्वारा किया जाता है। अभी इसकी मीटिंग हुई है पोलैंड के तोरुन नाम के शहर में, क्योंकि 2026 में ये जो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ना, ये 2026 में पोलैंड में ही आयोजित किए जा रहे हैं। ये 2 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर 2025 में भी आयोजित किए गए थे। बात करेंगे हम आगे। तो अब 2026 में पोलैंड में ये शुरू हो चुके हैं, 22 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहां पर जो वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल की बैठक हुई है ना, इसमें निर्णय लिया गया है कि 2028 के जो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका आयोजन इंडिया में किया जाएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में जो कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम है, यहां पर 3 से लेकर 5 मार्च 2028 तक चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। और जो इंडिया में आयोजित होगी, ये 22वां एडिशन होगा 2028 में। अभी पोलैंड में जो आयोजित किया जा रहा है वो 21वां एडिशन है। कौन सा? 21 2026 में। इसके पहले जो लास्ट ईयर 2025 में आयोजित किया गया था वो 20वां एडिशन था। तो इसको भी देख लेते हैं। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ग्लोबल एथलेटिक्स इवेंट है, 2 साल में नॉर्मली एक बार होता है। 1985 में शुरू किया गया था, तब पहली बार पेरिस में आयोजित किया गया था। ट्रैक एंड फील्ड इंडोर इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। 2026 में अभी 21वां एडिशन पोलैंड में हो रहा है, 22वां एडिशन 2028 में इंडिया में होगा, 23वां एडिशन 2030 में कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। 2025 में 20वां एडिशन जो हुआ था, इसका 20वां एडिशन वो चाइना के नैनजिन शहर में आयोजित किया गया था लास्ट ईयर। वैसे होता 2 साल में, लेकिन लास्ट ईयर भी आयोजित किया गया था। आयोजन करवाने वाली संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल है, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। सेबेस्टियन कॉय वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन या फिर जो काउंसिल है उसके चेयरमैन के पद पर हैं वर्तमान में, अध्यक्ष। विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 इनिशिएटिव
किस राज्य में शुरू किया गया? तो जो स्कूली एजुकेशन है ना, उसमें सुधार के लिए एक स्कीम लाई गई है शिक्षा क्रांति 2.0। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसे शुरू किया गया है पंजाब राज्य में। पंजाब गवर्नमेंट का इस स्कीम के लिए सहयोग किया है वर्ल्ड बैंक ने। उद्देश्य क्या है? राज्य के 20,000 से ज्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल है उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना, यह उद्देश्य है पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0 स्कीम का। पूरा नाम है उसका पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0। प्रोजेक्ट का टोटल बजट 3500 करोड़ रुपए का होगा। 6 साल के लिए यह लागू किया जाएगा, 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर से 6 साल तक। इस बजट में 2500 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक दे रहा है, 2500 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक दे रहा है और 1000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इस तरीके से 3500 करोड़ रुपए की पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0 स्कीम को पंजाब में लॉन्च किया गया वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। इसमें जो स्कूल एजुकेशन है वहां पर फाउंडेशनल लर्निंग को मजबूत करना, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का हर स्कूल में विस्तार करना, गवर्नमेंट स्कूल में ग्लोबल स्टैंडर्ड के एजुकेशन को प्रमोट करना, यह इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड के देशों में लोन और टेक्निकल सपोर्ट के लिए वर्ल्ड बैंक काम करता है। आईएमएफ के साथ इसकी स्थापना हुई थी। 1944 में स्थापित हुआ था। वैसे काम 1945 में किया था, लेकिन 1944 में स्थापित हो चुका था। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं, ये वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 100 नए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? यूनियन कैबिनेट ने पूरे देश में 100 नए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। यही नाम है इसका, भारत औद्योगिक विकास योजना। अब इस स्कीम को अभी प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उसने मंजूरी प्रदान की। और इस पूरी स्कीम के लिए जो बजट रखा गया है वो 33,660 करोड़ रुपए का है। बहुत बड़ा बजट है। इसके तहत किया यह जाएगा कि पूरे देश में 100 नए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे। सर, ये प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क क्या होते हैं? इसमें होगा ये कि सारी जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट डेवलप करके देगी। पानी की फैसिलिटी, ड्रेनेज की फैसिलिटी, लाइसेंस जो भी चाहिए होते बिजनेस खोलने के लिए, वो सारी फैसिलिटी, जो बेसिक रोड होती है पार्क के अंदर, वो बिजली की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी जो फैसिलिटी है, और इवन लाइसेंस तक जो जो प्रोवाइड करने, सिंगल विंडो पे आप अप्लाई कर दो, गवर्नमेंट सारी प्रोसेस कर देगी। आपको केवल आना है, अपना कंपनी लगानी है और अपना काम शुरू करना है। तो यह है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, तो पूरे देश में से 100 नए पार्क बनाए जाएंगे। किस स्कीम के तहत? भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत। 33,660 करोड़ रुपए का इसका बजट है। हर पार्क का जो आकार है वो 100 से लेकर 1000 एकड़ के बीच में होने वाला है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो कोर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 करोड़ प्रति एकड़ तक की सहायता दी जाएगी, जो भी यहां पर कंपनी आएगी उनको। ठीक है, तो भारत औद्योगिक विकास योजना के नाम से इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की सूची 2026 है ना, फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2026 में शामिल होने वाले भारतीय एजुकेटर कौन है? तो ये हैं अलक पांडे, है ना, फिजिक्स वाला जो है उसके फाउंडर हैं अलक पांडे। तो ये फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं, एजुकेटर हैं, फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला। अब यहां पर देखिए, अगर वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट की बात करते हैं कि 2026 में सबसे अमीर इंडियन को, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका नाम आएगा रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का। यह सबसे रिच व्यक्ति है। अलक पांडे की रैंक देखिए तो 3332वीं रैंक मिली है अलक पांडे को। पर ये इंडियन एजुकेटर है जो कि फोर्ब्स की इस लिस्ट में शामिल किए गए। ये एक उपलब्धि है, यूनिक उपलब्धि। तो वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट है, ये फोर्ब्स की है, ध्यान रखिएगा। रिच इंडियन की लिस्ट है। वैसे पूरे वर्ल्ड में जो रिच लोग हैं उनकी लिस्ट यहां पर निकाली जाती है। बिलियनियर्स को यहां पर इंक्लूड किया जाता है, बिलियनियर्स को काउंट किया जाता है। अब वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर्स की बात करें तो पहले पर है एलन मस्क।
है ना, स्पेसएक्स और टेस्ला के ये फाउंडर है। फिर लैरी पेज आते हैं, को फाउंडर है ये गूगल के। और फिर सर्जी ब्रायन, ये भी को फाउंडर है वैसे गूगल के, वर्तमान में अल्फाबेट इंक में कार्यरत हैं। तो ये टॉप 3 हैं वर्ल्ड के बिलियनियर। इंडिया से टॉप 3 देखे तो मुकेश अंबानी सबसे टॉप पर है, लेकिन फोर्ब्स की इस लिस्ट में, क्योंकि ग्लोबल लिस्ट है, तो मुकेश अंबानी को 21 रैंक पर रखा गया है। फिर आते हैं गौतम अडानी 22 रैंक पर, और फिर सावित्री जिंदल और फैमिली आती है 51 रैंक पर। ये इंडिया से टॉप 3 और वर्ल्ड रैंकिंग में 21, 22 और 51 फोर्ब्स की लिस्ट है। यूएसए का एक बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स, ये लिस्ट जारी करती है, जैसे पावरफुल विमेन, रिच पीपल, ऐसी लिस्ट फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है। 1917 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर यूएसए के न्यू जर्सी में देखने को मिलता है फोर्ब्स का। तो ये 21 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ये रैंक है 116। भारत वर्तमान में विश्व में मेट्रो नेटवर्क के आकार में किस स्थान पर है? तो हम हैं तीसरे नंबर पर। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये नीता अंबानी को दिया गया। लघु जल विद्युत विकास योजना किस मिनिस्ट्री से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ये योजना है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने बात की, ये 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 2026 का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसे प्रदान किया गया? तो ये विलियम डेल रिम्पल को दिया गया। आईओएस सागर इनिशिएटिव का संबंध मैरीटाइम सिक्योरिटी से है। दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक कौन? तो ये इंडिया है। भारत ने तमिलनाडु के मट्टोम तट पर फ्लोटिंग लिडार बुई सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह किससे संबंधित है? तो यह मौसम और पवन मापन से संबंधित है। गुड़ी पड़वा या उगादी फेस्टिवल मनाया गया 2026 में 19 मार्च को। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो जाते। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, यह है महाराष्ट्र राज्य में। आरटीआई अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम लाया गया था 15 जून 2005 में। और शबरीमाला टेम्पल देखने को मिलता है केरला राज्य में। ये आंसर हो गए तीनों क्वेश्चन के आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। तांबा वाथल, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित उत्पाद है? लिथुआनिया का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? और दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है? तीनों क्वेश्चन को कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एप्लीकेशन को चेकआउट करो, अप टू 90% तक ऑफ आपको सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।